इस पूरी एकेडमी में सब जानते हैं कि ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट एकदम बेकार है। इसलिए जब सभी डिपार्टमेंट्स के टॉप स्टूडेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होता है तो ब्लैक स्मिथ से किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। सबसे पहले एरिना में एंट्री होती है कॉम्बैट डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट की, जिसका सामना एक स्पेशल सी रैंक कॉम्बैट रोबोट से है। और जैसा कि सबने सोचा था, वो एक ही झटके में उस रोबोट के परखच्चे उड़ा देता है। पूरे एरिना में तालियों की गूंज उठती है। इसके बाद आती है सपोर्ट डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट अपने खतरनाक रेवन के साथ। इस बार रोबोट वही सी रैंक का है, लेकिन उसकी आर्मर को और मजबूत किया गया है। पर भाई, उस रेवन के सामने ये रोबोट टिक ही नहीं पाता। वो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और बिजली की रफ्तार से एक ऐसा अटैक करता है कि आर्मर वाले रोबोट के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हो। अब सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को पूरा यकीन था कि जो अगला रिप्रेजेंटेटिव आने वाला है, यानी हमारे ब्लैक स्मिथिंग डिपार्टमेंट का बंदा, उसकी तो यहाँ सरेआम बेइज्जती होने वाली है। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो सीहुन एरिना में कदम रखता है, पूरा खेल ही पलट जाता है। प्रोफेसर्स उसे कमजोर समझकर एक डी रैंक रोबोट ऑफर करते हैं ताकि उसकी ज्यादा फजीहत ना हो। पर हमारा सीहुन भाई, वो सीधे उनसे कहता है, इस कचरे को हटाओ और मेरे सामने एक बी रैंक आर्म रोबोट लेकर आओ। ये सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बी रैंक रोबोट तैयार किया जाता है। अब सीहुन अपनी म्यान के अंदर ही अपनी तलवार को मैना से चार्ज करना शुरू करता है और ये सारा गियर उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। जैसे ही लोगों की नजर उसकी तलवार और गियर की क्वालिटी पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सीहुन की तलवार पूरी तरह चार्ज हो जाती है और उसमें से 5 रंगों की आग निकलती है, जो देखने में बेहद खतरनाक लग रही थी। सामने रोबोट अपना एनर्जी आर्मर एक्टिवेट करता है, लेकिन हमारे भाई का सिर्फ एक ही वार काफी था। वो रोबोट उस एनर्जी आर्मर और आधे एरिना को पलक झपकते ही धूल में मिला देता है। जब धूल हटती है तो वहां सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि होस्ट के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो आखिर ये सीहुन है कौन? पास्ट में ये दुनिया का सबसे महान ब्लैकस्मिथ था, लेकिन जब 5 डीमन किंग्स ने पेरिशिंग सी के जरिए पूरी इंसानियत को खत्म करने का फैसला किया, तो वो भी उन्हें रोक नहीं पाया। हीरोज ने डटकर मुकाबला किया और आखिर में जीत तो हासिल की, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। राक्षस तो मारे गए, पर दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा उस पेरिशिंग सी में समा चुका था। ये जीत एक बहुत बड़ी हार जैसी थी। इंसानियत का आखिरी ब्लैकस्मिथ ली सीहुन उस अंतहीन समंदर को देख रहा था, जो हर सेकंड उसके करीब आ रहा था। भी सीहुन अपनी जिंदगी का आखिरी दांव खेलता है। उसके पास न तो वक्त था और ना ही रिसोर्सेस, लेकिन अपनी एक यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके वो अपनी ही बॉडी से एक स्पेशल ओर निकालता है और एक डैगर बनाना शुरू करता है। जैसे ही समंदर का पानी उसके पैरों तक पहुंचता है, उसका डैगर बनकर तैयार हो जाता है और बिना एक पल गवाए वो खुद को उस डैगर से स्टैब कर लेता है। जैसे ही वो समंदर में डूबता है, उसकी एक हिडन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, रिटर्निंग टू ओरिजिन, और फिर सब कुछ पूरी तरह से काले अंधेरे में खो जाता है। अचानक उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है। सीहुन को लगता है कि क्या वो सच में जिंदा है। तभी एक आवाज गूंजती है, कैंडिडेट ली। ये एक ऐसा नाम था जिसे उसने पिछले 31 सालों से नहीं सुना था। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के दिन वापस आ चुका है। पहले तो उसे लगता है कि शायद मरते वक्त उसकी पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आ रही हैं, लेकिन तभी उसे अपनी बनाई हुई वो आखिरी तलवार याद आती है। उसकी ये नई शुरुआत रिटर्न टू दी ओरिजिन नाम का एक करिश्मा है और ये बात सीधे उसके दिमाग में हिट करती है। ये सब उसी हथियार की वजह से मुमकिन हो पाया था जो उसने खुद की बॉडी के स्पेशल ओर से बनाया था। तभी वहां खड़े इंस्ट्रक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीहुन को डांटते हुए आखिरी वार्निंग देता है, अगर अब भी इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया तो सीधे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सीहुन जैसे ही अपना हथौड़ा उठाता है, उसका दिमाग पास्ट के उन पछतावों में खो जाता है जो उसने झेले थे। वो सोचता है कि काश उसने ये सब बहुत पहले शुरू कर दिया होता। क्या वो इस बार सच में फ्यूचर को बदल पाएगा? लेकिन फिर हथियार को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए वो खुद को समझाता है कि अब पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक दूसरा मौका मिला है। इस बार उसे हर हाल में सबको बचाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना ही होगा, और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ जाती है। अब उसकी लिस्ट में सबसे पहला काम है इस बेबल एग्जाम को पास करना। उन 3 डॉग्स को ढूंढने का काम बाद में भी हो सकता है, इसलिए वो तुरंत अपने काम में जुट जाता है। अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए वो इतनी परफेक्ट फोर्जिंग शुरू करता है कि वहां मौजूद एग्जामिनर
ट्रेनर की नजर सीधे उस पर जाकर टिक जाती है। प्रोफेसर उसकी और करीब आते हैं और उसे बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। बाहर से देखने पर सीहुन की हथौड़ी चलाने की स्पीड भले ही स्लो लग रही थी, लेकिन उसकी रिदम एकदम परफेक्ट थी। हर एक वार के साथ मेटल से एक बेहद साफ और गजब की गूंज निकल रही थी। वहां के मटेरियल्स को चेक करने के बाद प्रॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये क्राफ्ट्समैनशिप सच में टॉप टियर है। यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट हान भी इस काम की क्वालिटी देखकर दंग रह जाता है। दोनों को पूरा यकीन था कि ये पीस एग्जाम पास करने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीहुन अचानक उस बने हुए आइटम को खुद अपने हाथों से तोड़ देता है। इस नई जिंदगी में वो सिर्फ पास होने के लिए कोई मामूली या दिखावे की चीज बनाकर अपनी स्टैंडर्ड से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ये देखकर असिस्टेंट हान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ये इस स्मिथी और फोर्जिंग का अपमान है, पर हमारा सीहुन एकदम शांत रहकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस असाइनमेंट को दोबारा बनाने का एक मौका दिया जाए। जब हान इसका विरोध करने की कोशिश करता है तो प्रोफेसर खुद हान को डांटते हुए कहते हैं कि सीहुन ने असल में कोई रूल नहीं तोड़ा है। फिर वो सीहुन की तरफ मुड़ते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसके पास अब सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। सीहुन बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि वो अपने हाथों से कोई भी एवरेज या घटिया चीज सबमिट नहीं कर सकता। उसकी इस हिम्मत को देखकर प्रोफेसर भी इंप्रेस हो जाते हैं और उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। हमारा हीरो फिर से काम शुरू करता है, लेकिन इस बार वो बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इस यंग बॉडी में ना तो उतना माना था और ना ही वो फिजिकल स्ट्रेंथ जिसकी उसे आदत थी, और ऊपर से समय तेजी से निकला जा रहा था। उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी शॉर्टकट की जरूरत थी। तभी अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जिससे सबका ध्यान सीहुन की तरफ चला जाता है। बाकी कैंडिडेट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सीहुन खुद अपने हाथों से इग्निशन स्टोन्स के अंदर मैना डाल रहा था। एक कैंडिडेट चिल्लाकर उसे वार्निंग भी देता है कि अगर इनमें आग लगी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन हमारा भाई उस पैनिक को पूरी तरह इग्नोर करता है और उन स्टोन्स को सीधे जलती हुई भट्टी में फेंक देता है। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और कोई तो आग बुझाने वाला सिलेंडर लाने के लिए चिल्लाने लगता है। यहाँ तक कि असिस्टेंट हान भी डर की मारी प्रोफेसर से बीच में दखल देने की भीख मांगता है, पर हमारी प्रॉक्टर एकदम शांत रहते हैं। वो हान को डांटते हुए कहती हैं कि आग की इस फ्लो को ध्यान से देखो और किसी नौसिखिए की तरह पैनिक मत करो। तभी उन सबके सामने भट्टी से एक 5 कलर्ड फायर डीमन यानी 5 रंगों का आग का जिन्न उठता है। ये असल में अलग अलग इग्निशन स्टोन्स के रेजोनेंस से पैदा हुई बेहद हाई टेम्परेचर वाली लपटें थीं। ये एक ऐसी जीनियस और हाई लेवल टेक्निक थी जिसमें बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करके सिर्फ परफेक्ट मैना कंट्रोल से आग को काबू किया जाता है। बाकी कैंडिडेट सिर्फ मुंह फाड़े देखते रह जाते हैं क्योंकि भट्टी पूरी तरह स्टेबल थी और वहां कोई ब्लास्ट नहीं होता। प्रोफेसर को भी समझ आ जाता है कि सबकी उम्मीदों के उलट यहां कुछ नहीं फटने वाला। वो उस लोहे के टुकड़े के बदलते हुए रंग को नोटिस करते हैं और पहचान जाते हैं कि ये इग्निशन स्टोन के रेजोनेंस से गर्मी को बढ़ाकर फोर्जिंग की प्रोसेस को तेज करने की एक बेहद एडवांस टेक्निक है। लेकिन फिर भी घड़ी की तरफ देखते हुए प्रोफेसर को शक था कि क्या सीहुन बचे हुए सिर्फ 30 मिनट के अंदर इस काम को पूरा कर पाएगा। जैसे जैसे हथौड़े की वार चल रही थी, सीहुन की ये कमजोर और पूरी तरह डेवलप न हुई बॉडी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही थी। उसका माना रिजर्व पूरी तरह सूख जाता है और उसकी प्रोटेक्टिव बैरियर भी टूट जाती है, जिसके बाद भट्टी की वो खौफनाक गर्मी सीधे उसकी बॉडी पर लगने लगती है। वो मन ही मन कसम खाता है कि इस एग्जाम के खत्म होते ही वो सबसे पहले अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान देगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो अपनी पूरी थकान को भूलकर बचे हुए एक एक सेकंड का इस्तेमाल करता है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर फाइनली रुकने का ऑर्डर देता है, हमारा भाई किसी तरह अपना काम पूरा कर लेता है। वो बनाता है एक शानदार 5 कलर्ड फायर ब्लेड, जिसके तैयार होते ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसे एक यूनिक आर्टिसन स्किल मिल जाती है। उस ब्लेड की क्वालिटी देखकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। जजमेंट के रिजल्ट्स उम्मीद से कहीं ज्यादा हाई आते हैं और सीहुन बड़े आराम से प्रोफेसर को उस आइटम के डिटेल्ड स्टैट्स चेक करने का ऑफर देता है। असिस्टेंट हान इस गजब के टैलेंट को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो प्रोफेसर के ऑफिशियल ऑर्डर का वेट किए बिना ही तुरंत मौके पर ही सीहुन को पासिंग ग्रेड दे देता है।
एग्जाम के बाद सीहुन खुद को प्रोफेसर किम इंचोल के ऑफिस में पाता है। जब प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या वो अपने काम से सेटिस्फाइड है, तो सीहुन तमीज से हाँ तो कह देता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी आंखों में छुपी वो अधूरी संतुष्टि भांप लेते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हुए किम इंशोल सीहुन को सलाह देते हैं कि उसे अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि बेबल का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट अब डूबता हुआ जहाज है जिसकी साख धीरे धीरे खत्म हो रही है। सीहुन को पहले से ही उस फ्यूचर का पता था जहां ये डिपार्टमेंट आगे चलकर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वल्कन एकेडमी सबसे आगे निकल जाती है। लेकिन जब प्रोफेसर उसे वल्कन एकेडमी की तरफ जाने का इशारा करते हैं तो सीहुन उन्हें बीच में ही रोक देता है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रोफेसर के नजरिए को बदलते हुए कहता है कि वल्कन कभी भी टॉप इंस्टीट्यूट नहीं बन पाएगा, क्योंकि बेबल वो जगह है जिसे वो खुद यहाँ एडमिशन लेकर पूरी तरह बदलने वाला है। सीहुन का ये धांसू दावा सुनकर प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट बनना होगा। हमारा भाई बिना पलक झपकाए इसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पूरा भरोसा था कि एक स्टूडेंट के लेवल पर भी उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। फिर भी बेबल में फ्रेशमैन वैलेडिक्टोरियन का स्पॉट हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सीहुन को सारा खेल अच्छे से पता था। अकेडमी वैलेडिक्टोरियन को चुनने के लिए डिपार्टमेंट के टॉप 2 स्टूडेंट्स के बीच एक हाई स्टेक्स ऑफिशियल एग्जाम रखती है और सिर्फ एक ही उस टाइटल के साथ बाहर आता है। बेबल अकेडमी एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है जो 3 डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। कॉम्बैट के लिए एकार, सपोर्ट के लिए यूआर और टेक्नोलॉजी के लिए बोरीपा। इनमें से हर एक में दर्जनों मेजर्स आपस में उलझे हुए हैं। उस पूरे केओस के बीच वैलेडिक्टोरियन बनने के लिए एक स्टूडेंट को उन अनगिनत मेजर्स के सभी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर खुद को सबसे बेस्ट साबित करना होता है। प्रोफेसर उसकी बातों से काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन फिर भी उसे वल्कन एकेडमी की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सीहुन जैसे टैलेंटेड ब्लैकस्मिथ की असली जगह वही है। सीहुन उनका इशारा समझ जाता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसके कदम रखते ही बेबल ही नंबर 1 स्कूल बनेगा। प्रोफेसर को इस लड़के का ये एटीट्यूड काफी घमंडी लगता है, लेकिन वो असल में उसके इस कॉन्फिडेंस से नफरत नहीं कर पाते। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि हमारा भाई आगे क्या कमाल करता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, सीहुन की बॉन्ड स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे प्रोफेसर के साथ उसका लेवल 1 का बॉन्ड बन जाता है। फिलहाल उसका बॉन्ड लेवल इतना कम था कि वो उस मेटल का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था और बाकी के फ्रेशमैन के मुकाबले उसके मौजूदा सिस्टम स्टैट्स भी काफी बेकार थे। वो एक ठंडी सांस लेता है, पर सच तो ये है कि उसे कोई शिकायत नहीं थी। पास्ट में वापस लौटने के बदले में अगर इतने कम स्टैट्स भी मिले हैं तो ये सौदा किसी भी तरह बुरा नहीं था। वो खुद से कहता है कि उसे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। आगे चलकर पैंडेमोनियम को पूरी तरह कुचलने के लिए उसके पास अभी बहुत वक्त है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने ना सिर्फ इंसानियत को पैरों तले रौंदा था, बल्कि वही वो मास्टरमाइंड्स थे जिन्होंने उन 6 डीमन डिविनिटीज को समन किया था, जिन्होंने पूरी दुनिया का खात्मा कर दिया। अगर सीहुन को उन्हें रोकना है तो वो अपने तरीकों को लेकर ज्यादा चूजी नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो फ्यूचर की घटनाओं को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन मोल नहीं ले सकता था। इसलिए उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी एक ऐसा हथियार या स्किल हासिल करना है जो उसकी मेमोरी से जुड़ी हो। बेबल में एडमिशन लेने का उसका पहला गोल तो पूरा हो चुका था। अब उसके प्लान की दूसरे फेज पर फोकस करने का वक्त था। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन उसकी नजरों के सामने आता है। उसका बॉन्ड लेवल बढ़ गया था, जिससे एक नई स्किल अनलॉक हुई थी, बॉन्ड इम्प्रिंट। एक हफ्ते बाद बेबल एकेडमी में सीहुन का पहला दिन होता है। ये जगह इतनी विशाल और आलीशान थी कि रिफाइनिंग रूम ढूंढते ढूंढते वो लगभग गोल गोल चक्कर ही काटने लगा था। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, उसका सामना बोर्सिपा के वाइस डीन माइकल बर्मिट के गुस्से से होता है। माइकल उसे लेट आने और उसकी इस बेफिक्र एटीट्यूड के लिए आड़े हाथों ले लेता है। प्रोफेसर किम बीच में आकर सीहुन का बचाव करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि एडिशनल एग्जाम शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन माइकल उनकी एक नहीं सुनता। वो लगातार सीहुन के एटीट्यूड पर ताने मारता रहता है। इन दोनों की ये बहस देखकर सीहुन को समझ आ जाता है कि प्रोफेसर किम उसे इस जगह से दूर रहने की सलाह क्यों दे रहे थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि इस डिपार्टमेंट के स्टैट्स गिर रहे थे, बल्कि यहाँ के प्रोफेसर्स की बड़े अधिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती थी। हमारा भाई सिचुएशन को संभालने के लिए पास ही खड़े एक दूसरे स्टूडेंट को ग्रीट करने की कोशिश करता है, पर सामने वाला उसे एकदम कोल्ड शोल्डर दे देता है, यानी पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये सच में काफी अजीब पल था। तभी एक लेडी आगे आती है और पूछती है कि क्या सब लोग आ चुके हैं। जब वाइस डीन उन्हें डीन कहकर बुलाते हैं
हैं तो सीहुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि बेबल की बोरीपा डिपार्टमेंट की खुद टीम रियू यूनहा थी। सीहुन सोचने लगता है कि उनके जैसी इतनी बड़ी हैवी वेट यहाँ क्या कर रही है। उसके पास्ट लाइफ में ये लेडी उसकी शॉप की एक रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी। वो एक एस रैंक पावर हाउस है जिनके पास एक बेहद खौफनाक और यूनिक स्किल है। वो हथियारों को खाकर और ज्यादा ताकतवर बन सकती हैं। सीहुन ने उनके आखिरी पलों को भी देखा था जहां उन्होंने माना था कि उनका सबसे बड़ा पछतावा सीहुन के बनाए गॉड लेवल गियर्स को न खा पाना था। तभी प्रोफेसर किम की आवाज उसे वापस रियलिटी में लाती है। अब एडिशनल एग्जाम का वक्त हो चुका था। रूल्स बड़े सिंपल पर खतरनाक थे। उनके पास एक ऐसा आर्मामेंट बनाने के लिए 90 मिनट थे जो पिछले एग्जाम में बनाई गई तलवार के साथ परफेक्टली पेयर हो सके। ट्विस्ट ये था कि उन्हें इसे बनाने के लिए एक एल्केमी स्मिथी का इस्तेमाल करना था। उनके सामने ओरेज का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया जाता है जिसमें से उन्हें मटेरियल्स चुनने थे। और जब जज की गद्दी पर खुद डीन और वाइस डीन बैठे हों तो प्रेशर का 7वें आसमान पर होना लाजमी था। जैसे ही सिग्नल मिलता है सीहुन अपना एप्रन बांधता है। वो अपना पूरा फोकस उस एल्केमी स्मिथी पर लगा देता है क्योंकि वो जानता था कि उसे प्योर मैना का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट रेजोनेंस बनाना होगा ताकि एलिमेंट्स की एनर्जी बेकाबू ना हो जाए। तभी एक ताने मारती हुई आवाज उसका ध्यान भटकाती है। क्या तुम्हें लगता है कि इन मटेरियल्स को घूरने से तुम्हारा मैना जादुई रूप से बढ़ जाएगा? जब सीहुन पूछता है कि क्या ये ताना उसके लिए था तो वो हॉट और सुनहरी बालों वाला स्टूडेंट हांस बार में मुंह बनाते हुए कहता है कि यहाँ सीहुन के अलावा और है ही कौन। प्रोफेसर किम तुरंत बीच में आते हैं और हांस को बकवास बंद करके अपने काम पर फोकस करने को कहते हैं। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। हांस असल में उसी वाइस डीन का बेटा था और ये साफ दिख रहा था कि वो अपनी इस बड़ी पहचान और खानदान के घमंड में चूर था। वो सीहुन के इस लो लेवल मैना को देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी अपनी बार में ट्रेनिंग, जो कि एल्केमी स्मिथी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसे एक ऐसी बढ़त देगी जिसे कोई हरा नहीं सकता। हंस का मैना लेवल अभी से ही एक सेकेंड ईयर के वैलेडिक्टोरियन के बराबर था। वो बड़े घमंड के साथ कुछ लेजराइड और हानम जेड उठाता है। ये दोनों ही हाई मैना वाले वाटर एलिमेंटल ओर्स थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये जंग पहले ही जीत चुका हो। डीन रियू बड़े ध्यान से देखती हैं कि हंस ने वाटर ओर्स चुने हैं। वहीं प्रोफेसर किम नोटिस करते हैं कि वाटर एट्रीब्यूट की फोर्जिंग करना आग के सामने बेहद सेंसिटिव होता है, जो स्मिथिंग के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। इस पर वाइस डीन माइकल हंसते हुए ताना मारते हैं कि पुराने जमाने की ये फालतू चिंताएं मॉडर्न एल्केमी पर लागू नहीं होती। किम बड़बड़ाते हैं कि भले ही एल्केमी ट्रेडिशनल स्पेस से बंधी ना हो, लेकिन कास्ट करने वाले के हिसाब से टाइम अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। माइकल उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं और शेखी बघारते हुए कहते हैं कि उनके बेटे को किसी भी ओर को सिंथेसाइज करने के लिए सिर्फ 30 मिनट की जरूरत होती है। जब प्रोफेसर किम को एहसास होता है कि हांस सच में इतना फास्ट है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसकी रेजोनेंस स्पीड एक आम फ्रेशमैन से कहीं ज्यादा ऊपर थी। ये साफ था कि ये एग्जाम शुरू से ही फिक्स था ताकि हांस जैसे लड़के को फायदा मिले जो बचपन से एक एल्केमी लैब में पला बढ़ा है। प्रोफेसर किम इस सरेआम पक्षपात के लिए मन ही मन वाइस डीन को कोसने लगते हैं। इसी बीच डीन रियू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो सीहुन की तरफ देखती हैं। उसने वाटर ओर्स को हाथ तक नहीं लगाया था। इसके बजाय उसने हाइड्रेट और क्रिम्सन फायर स्टोन्स उठाए थे जो हांस की चॉइस के बिल्कुल ऑपोजिट थे। इन स्टोन्स को देखकर माइकल मजाक उड़ाते हुए कमेंट करते हैं कि इस बच्चे में अपनी औकात से ज्यादा घमंड है। यहाँ तक कि हांस भी उसे घूरने लगता है और सोचता है कि क्या सीहुन ने ये विरोधी ओर सिर्फ अलग दिखने के लिए चुने हैं। उस ब्लॉन्ड लड़के के नजरिए से ये चॉइस बेवकूफी की हद थी। सीहुन के इस मामूली माना कैपेसिटी के साथ वो क्रिम्सन फायर स्टोन्स को किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर सकता था। हांस अब रिलैक्स होने लगता है कि ये जीत तो बड़ी आसान होने वाली है, लेकिन उसका ये सोचना तब रुक जाता है जब वो कुछ अजीब नोटिस करता है। सीहुन अपनी नई स्किल बॉन्ड इम्प्रिंट को एक्टिवेट करता है। इस स्किल का इस्तेमाल करके वो उस फ्लेम बेयरिंग आयरन को अपनी राइट आर्म पर इक्विप कर लेता है। देखते ही देखते उसका पूरा हाथ एक बेकाबू पर कंट्रोल में रहने वाली आग की लपटों से घिर जाता है। हंस इसे एक घटिया ट्रिक कहकर टाल देता है, पर हमारा भाई उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो ऑलरेडी अपने जोन में पूरी तरह खो चुका था। वाइस डीन अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ दिख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सीहुन मिनरल्स की
सेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके रेजोनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके हिसाब से ये एक नौसिखिए वाली गलती थी। एलिमेंटल मिनरल्स के साथ रेजोनेंस करने के लिए प्योर मैना का इस्तेमाल करना आमतौर पर एलिमेंटल एनर्जी को बेकाबू कर देता है, जिसका मतलब है कि सीधे सीधे एक भयानक एक्सीडेंट को दावत देना। वो आराम से पीछे होकर बैठ जाते हैं और ब्लास्ट होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो तबाही कभी आती ही नहीं। इसके बजाय सीहुन की फायर पावर एक अविश्वसनीय लेवल तक बढ़ जाती है, जिससे वहां देख रहे लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। परफेक्ट मोशन की एक तेज रफ्तार के साथ वो सिंथेसिस को पूरा करता है और उस आर्मामेंट को तैयार कर लेता है, एक आग को इकट्ठा करने वाली म्यान, जिसे उसकी तलवार के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया था। जैसे ही उस आइटम का डिस्क्रिप्शन सामने आता है, पूरे कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। ये एक रेयर ग्रेड का आइटम था। ये न सिर्फ भारी मात्रा में फायर एट्रीब्यूटेड माना को स्टोर कर सकता था, बल्कि ये यूजर को स्मोल्डरिंग वाइल्ड फायर नाम की एक खतरनाक स्किल इस्तेमाल करने की इजाजत भी देता था। हंस, जो अभी आधे रास्ते पर ही फोर्जिंग कर रहा था, उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही थी कि हमारे भाई ने इतनी खतरनाक सिंथेसिस को बिना किसी रुकावट के कैसे पूरा कर लिया। वो अपने ही एनालिसिस पर शक करने लगता है और यहीं से पूरा खेल बिगड़ जाता है। अपनी इस उलझन और घमंड के चक्कर में हंस एलिमेंट्स की एनर्जी डालते वक्त अपनी टाइमिंग मिस कर देता है। उसके पिता को इस गलती का एहसास होता है और वो चिल्लाकर उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पूरी लैब को हिलाकर रख देता है और जब तक दोपहर होती है, वो रिफाइनिंग रूम धुएं के गुबार और भारी टेंशन के माहौल में डूब चुका था। वाइस डीन, जो कि शुरू से एक नंबर का आस्तीन का सांप था, तुरंत बाजी को अपने बेटे के हक में पलटने की कोशिश करता है। वो हंस की चोट का बहाना बनाकर इस मैच को एक टाई डिक्लेयर कर देता है, ताकि फाइनल फैसले को आगे किसी और डेट पर टाला जा सके। लेकिन प्रोफेसर किम को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो साफ साफ कहते हैं कि ये एक्सीडेंट पूरी तरह से हंस की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ था। इस पर माइकल बुरी तरह भड़क जाता है और किम पर आरोप लगाता है कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स की सलामती से ज्यादा एग्जाम के स्कोर्स की चिंता है। माइकल अभी भी अपनी गंदी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा था। वो सीहुन की परफॉर्मेंस में कमियां निकालने लगता है और दावा करता है कि एक नौसिखिए के लिए 5 मिनट से भी कम समय में फुल रेजोनेंस और हाई टियर मैना आउटपुट हासिल करना नामुमकिन है। किसी भी फ्रेशमैन के लिए ऐसा कर पाना इंसानी तौर पर पॉसिबल ही नहीं है। सीहुन बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। उसका दिमाग उस टेक्निक पर था जो उसने असल में इस्तेमाल की थी, एक ऐसी टेक्निक जिसे अभी कई सालों तक खोजा ही नहीं जाना था। उसने एक ऐसा तरीका यूज किया था जो तब हथियार बनाने के काम आता है जब नॉर्मल स्मिथिंग करना इम्पॉसिबल हो। उसकी नजर में एल्केमी का मतलब ओर को खत्म करके उसे नया रूप देना नहीं है। इसका मतलब तो मिनरल के कोर को ढूंढना और उस ओर की लाइफ को बाहर निकालना है। उसने बेसिकली फ्यूचर की एक शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, पर माइकल जैसे इंसान को ये सब समझाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो बस एकदम अनजान बनकर खड़ा रहा और उसे घूरता रहा। माइकल उसकी इस चाल में फंस जाता है और चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लाकर सीधे सीहोन को एक फ्रॉड कह देता है। वो दलील देता है कि एक फ्रेशमैन का रेयर ग्रेड का आइटम फोर्ज करना स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने पक्का चीटिंग की है। प्रोफेसर किम को अब सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी डीन रियू की आवाज से सब शांत हो जाते हैं। सबको हैरान करते हुए डीन रियू माइकल की बात से अग्री करती हैं और आगे आकर कहती हैं कि सीहोन का ये टैलेंट वाकई समझ से परे है। माइकल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसे लगता है कि डीन उसका साथ दे रही हैं ताकि इस बच्चे को डिस्क्वालीफाई करके दोबारा एग्जाम कराया जा सके। लेकिन तभी माहौल एकदम अजीब हो जाता है। डीन रियू का ध्यान रूल्स पर था ही नहीं। वो तो बस उस म्यान को घूरे जा रही थी और उनके मुंह से सच में लार टपक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आपा खोने वाली हैं। उस आर्मामेंट को चखने के लिए वो अंदर ही अंदर तड़प रही थीं। जब कुछ नहीं सूझा तो वो सोचने लगीं कि क्या वो कम से कम इसे एक बार चाट सकती हैं। उनकी इस अचानक और अजीब सी भूख को देखकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। बाद में हमारा हीरो वहां से बाहर निकलता है और अपनी नई बनाई म्यान के बारे में सोचने लगता है। उसकी एक्सपर्ट आंखों के हिसाब से टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी, जिससे फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा इमेच्योर और इनकम्प्लीट लग रहा था। लेकिन फिर भी वाइसटीन का मजा खराब करने के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। चलते चलते बारमेट नाम उसके दिमाग में बार बार खटक रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एक्सप्लोसिव डॉग लुइस वैलेंट की कही एक कहानी याद आती है। उसने मेंशन किया था कि उसने बेबल एकेडमी से एक आर्मामेंट खरीदा था जो बाद में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे परमानेंट माना बर्न्स का सामना करना पड़ा। सीहुन को एहसास होता है कि लुइस को जिंदगी भर का
जख्म देने वाला वो नाकाम ब्लैकस्मिथ कोई और नहीं बल्कि यही हंस था। उसका ओरिजिनल प्लान तो उन तीनों डॉग्स को ढूंढकर उनकी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना था, पर वो डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए वो लुइस के रास्ते में दखल नहीं देगा, क्योंकि उन्हीं जख्मों ने आगे चलकर उसे एक्सप्लोजिव डॉग बनाया था और उसके रास्ते को बदला था। इसी बीच बोर्सिपा डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी। डीन रियू पूरा जोर लगा रही थी कि सीहून को ही डिपार्टमेंट का वैलेडिक्टोरियन बनाया जाए, पर बाकी प्रोफेसर्स को इस पर शक था। जब वो बेहद सीरियस होकर पूछती हैं कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो माइकल बड़ी चालाकी से अपनी बात रखता है। वो इसे एक ऑब्जेक्शन की बजाय एक सजेशन का नाम देता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो अभी हाल ही में यहाँ की डीन बनी है। अब पूरी बहस उस म्यान पर आकर टिक जाती है। भले ही वो देखने में शानदार थी, पर बोर्ड के मेंबर्स उसका एक क्लोज रिव्यू चाहते थे। प्रोफेसर किम तुरंत बीच में आते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही इस क्राफ्ट्समैनशिप में थोड़ी फिनिशिंग की कमी हो, पर जिस तरह से म्याना का इस्तेमाल किया गया है और 5 कलर्ड फायर ब्लेड के साथ इसकी जो परफेक्ट तालमेल है, वो सच में किसी जीनियस का ही काम हो सकता है। एक प्रोफेसर रिपोर्ट को देखते हुए उसके स्टैट्स की तारीफ तो करता है, पर उसे अब भी शक था कि क्या कोई फ्रेशमैन सच में ऐसा कर सकता है। तभी डीन रियू एक बहुत बड़ा धमाका करके सबका मुंह बंद कर देती हैं। वो बोर्ड को बताती हैं कि ये आर्मामेंट जिसे वो देख रहे हैं वो सीहुन की असली ताकत का सिर्फ 60% ही है, और यही अधूरी कमी उसके पोटेंशियल को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए वो सबको सीहुन के वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव देखने का ऑफर देती हैं। उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर था कि वो अपने करियर को दांव पर लगा देती हैं। वो सीधे कह देती हैं कि अगर उसका लाइव एक्शन देखने के बाद भी किसी को उनका फैसला मंजूर नहीं हुआ तो वो उसी वक्त अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देंगी। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी में एम्परर लुडविग शूबर्ट बेबल की हिस्ट्री पर एक लंबा चौड़ा भाषण देकर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे 5 साल पहले ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए आसमान से टावर ऑफ हीरोज को नीचे भेजा गया था, लेकिन इसके जवाब में दुनिया ने स्वैम्प ऑफ पैंडेमोनियम को जन्म दे दिया ताकि सब कुछ तबाह किया जा सके। जहां एक तरफ इंसानियत को नई ताकतें मिली, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कयामत भी पैदा हो गई। समंदर के बीचों बीच बना ये बेबल एकेडमी तब से लगातार हीरोज तैयार कर रहा है, और अब एम्परर नए स्टूडेंट्स को भी उन्हीं हीरोज की लिस्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। उस बूढ़े इंसान को देखते हुए सीहून पहले से ही जानता था कि वो वैसा शरीफ और भला इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा बनने का वो नाटक करता है। तभी अनाउंसर फाइनली वैलेडिक्टोरियन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आवाज लगाता है और इस साल के टॉप कैंडिडेट्स को स्टेज पर बुलाता है। जैसे ही सीहून ऊपर जाता है, उसे अपने पास्ट लाइफ के वो सारे घमंडी लोग याद आ जाते हैं जो सिर्फ टॉप स्टूडेंट होने की वजह से हवा में उड़ते थे। पर अब जब ये डेमोन्स्ट्रेशन सच में शुरू होने वाला था तो उसे समझ आ रहा था कि उन लोगों का ऐसा एटीट्यूड क्यों होता था। अनाउंसर इस चैलेंज के रूल्स समझाता है। उनका सामना मैरियनेट फैक्ट्री ऑटोमेशन मॉडल 9 के एक गोल्डन यूनिट रोबोट से होने वाला था। ये कोई मामूली प्रैक्टिस डमी नहीं था, बल्कि इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी कि ये एक सी रैंक हीरो को भी टक्कर दे सकता था। उस रोबोट को देखते हुए हमारा भाई सोचने लगता है कि क्या ये सच में मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई हथियार तो था ही नहीं। सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन अकारकोफ कॉम्बैट डिपार्टमेंट की वैलेडिक्टोरियन जेक मायर्स की तरफ से होता है। उस लड़के को देखकर सीहून अंदाजा लगाता है कि वो मेयर्स फैमिली का तीसरा बेटा है, एक ऐसा खानदान जो अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर था। हालांकि ये लड़का हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट्स में पूरी तरह एक्सपर्ट दिख रहा था। जेक रोबोट के सामने पोजीशन लेता है और मैच शुरू होता है। रोबोट तुरंत उसकी तरफ लपकता है, पर जेक बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। वो झुककर एक और वार से बचता है और अपनी फुर्ती बनाए रखता है। रोबोट लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता है और जेक बस बचता रहता है जब तक कि वो पीछे हटकर खुद अटैक करने का फैसला नहीं कर लेता। वो एक जंगली जानवर की तरह आगे बढ़ता है और रोबोट के पेट में एक जोरदार पंच दे मारता है। वो इम्पैक्ट इतना खौफनाक था कि रोबोट की मेटल प्लेटिंग अंदर तक धंस जाती है, जिसे देखकर वहां बैठी ऑडियंस सन्न रह जाती है। सीहून को याद आता है कि पास्ट लाइफ में ये लड़का अपनी मिड-20s में ही एक ए रैंक हीरो के तौर पर बहुत जल्दी मर गया था। उसे इस वक्त लाइव परफॉर्म करते देख सीहून सोचता है कि ये बंदा सदियों में पैदा होने वाला एक असली उस्ताद है, पर इतनी टैलेंटेड इंसान की इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई। जेक सिर्फ एक पंच पर नहीं रुकता, वो दोबारा अटैक करता है और उस मशीन के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। वो एक सैटिस्फाइड सांस लेता है और मजाक में कहता है कि चलो, आखिरकार उसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हुई। अनाउंसर भी पूरी तरह दंग था, पर वो तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के दम पर सी रैंक हीरो की ताकत वाले एक ऑटोमेशन को तबाह कर देना कोई
छोटी बात नहीं थी। ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद कोई भी प्रेशर में आ जाए, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ नहीं रुकता। अब बारी थी सपोर्ट डिपार्टमेंट की वैलेडिक्टोरियन इनू एरिका की। उसे देखकर हमारे भाई को समझ आ जाता है कि उसे रत्ती भर भी प्रेशर महसूस नहीं हो रहा है। जापान के 3 बड़े और रसूखदार खानदानों में से एक इनू फैमिली की बड़ी बेटी होने के नाते उसे इस लाइमलाइट की पुरानी आदत थी। पास्ट लाइफ में वो एक मिथिक ग्रेड हथियार इस्तेमाल करने वाली एस रैंक हीरो थी, पर आगे चलकर वो करप्शन का शिकार हो गई और एक राक्षस में बदल गई, जिसके बाद उसके अपने ही परिवार ने उसे खत्म कर दिया था। सीहून डिसाइड करता है कि वो इस लड़की से दूरी बनाकर ही रखेगा। वो किसी ऐसे इंसान के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था जिसकी तकदीर में आगे चलकर राक्षस बनना लिखा हो। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, एरिका आगे बढ़ने से पहले पलटकर सीधे सीहुन की तरफ एक नजर देखती है। एरिका का सामना एक ऐसे मॉडल 9 रोबोट से था जो हेवी आर्मर से लैस था और उसकी डिफेंस पावर पिछले रोबोट से लगभग 1.5 गुना ज्यादा थी। एरिका एक छोटा सा पिंजरा खोलती है और उसमें से एक पंछी को आजाद करती है। जैसे ही उसकी एक आंख चमकने लगती है, वो उस पंछी को आगे बढ़ने का कमांड देती है। वो कौवा एक चीख के साथ तेजी से उड़ता है। रोबोट खुद को तैयार करता है। क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस टाइप रोबोट था, तो इसे हराना लोहे की चनी चबानी जैसा होने वाला था। तभी अचानक एरिका का वो कौवा भाप जैसी तेज धार वाले पंजों और भारी आर्मर के साथ एक खूंखार मैकेनिकल बीस्ट में बदल जाता है। वो रोबोट पर बिजली की तरह टूटता है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर उसके आर पार एक बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिससे वो मशीन वहीं ढेर हो जाती है। इसके बाद वो कौवा वापस अपने पुराने रूप में आता है और अपनी मालकिन के पास लौट जाता है। अनाउंसर चिल्लाकर तारीफ करता है कि कैसे उसने एक ही झटके में सी रैंक के डिफेंसिव रोबोट को ढेर कर दिया, और ऑडियंस खुशी से पागल हो जाती है। अब स्टेज पर प्रेशर सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगर सीहून यहां सिर्फ एक हथियार दिखाकर चला जाता तो शायद ऑडियंस उसे स्टेज से नीचे उतार देती। तभी अनाउंसर उसका नाम पुकारता है और हमारा भाई आगे बढ़ता है। इसी बीच एम्परर लुडविग, जो इस डेमोन्स्ट्रेशन के सुपरवाइजर बने हुए थे, कमेंट करते हैं कि इस साल के नए डिपार्टमेंट वैलेडिक्टोरियंस का लेवल काफी हाई है। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से किसी वैलेडिक्टोरियन को निकले एक लंबा अरसा हो चुका है, इसलिए उनका मानना था कि सीहून पर इस वक्त बहुत भारी प्रेशर होगा। पर दूसरी सुपरवाइजर डीन रियू युन्हा बस एक जानती हुई मुस्कान के साथ चुपचाप देखती रहती हैं। कॉम्बैट और सपोर्ट डिपार्टमेंट के इस धांसू शो को देखकर ऑडियंस का पहले ही 7वें आसमान पर था। जैसे ही हमारा भाई आगे बढ़ता है और अपनी म्यान से तलवार बाहर निकालता है, भीड़ में एक सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। हर कोई एक फ्रेशमैन के हाथ में रेयर ग्रीड का आइटम देखकर दंग तो था, पर उन्हें इस बात पर शक था कि क्या एक ब्लैकस्मिथ सच में पिछले 2 उस्तादों प्रोडिजीज जैसी तबाही मचा पाएगा या नहीं। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स को शक करते देख माइकल अपनी सीट पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर डीन की कुर्सी पर थी, और अगर सीहून यहाँ फ्लॉप हो जाता तो डीन रियू को उनके पद से हटाने के लिए उसे एक परफेक्ट मौका मिल जाता। स्टेज पर अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि हमारे हीरो का सामना मॉडल 10 से होगा, जिसके पास एक डी रैंक हीरो जितनी कॉम्बैट पावर है। सीहून उसे बीच में ही टोकता है और सीधे डिमांड करता है, इस कचरे को हटाओ, मेरे सामने मॉडल 8 लेकर आओ और उस पर फुल आर्मर भी चढ़ाओ। ये सुनकर अनाउंसर के तोते उड़ जाते हैं। मॉडल 8 कुछ मामलों में बी रैंक हीरोज के अटैक्स तक को झेल सकता था, और ये लड़का उस पर भी एक्स्ट्रा आर्मर मांग रहा था। अनाउंसर बहाना बनाने की कोशिश करता है कि इतने कम समय में ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता, और वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये किड सिर्फ इस डेमोन्स्ट्रेशन को बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन तभी अचानक प्रोफेसर किम वहां एंट्री मारते हैं और वो सीधे उसी मॉडल को व्हीलचेयर पर बाहर लाते हैं जिसकी हमारे भाई ने डिमांड की थी, और वो पहले से ही पूरी तरह हैवी आर्मर से लैस था। अब अनाउंसर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मैच शुरू करने का सिग्नल दे देता है। प्रोफेसर किम सीहून से कहते हैं कि वो जाकर अपनी पूरी ताकत दिखा दे, और उनका ये स्टूडेंट भी इस हाइप पर पूरी तरह खरा उतरने के इरादे से आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार खींचता है और ब्लेड से 5 रंगों की खौफनाक आग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। जेक इस खौफनाक नजारे को देखकर एकदम हाइप हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ जल भुनकर खाक हुआ हंस मुंह बनाते हुए ताना मारता है कि सीहून सिर्फ दिखावा कर रहा है। हंस के दिमाग में ये बात पक्की थी कि सीहून के पास इस तरह की तलवार को कंट्रोल करने के लिए रत्ती भर भी माना नहीं है। वैसे वो इस तलवार की मुश्किल को लेकर पूरी तरह गलत भी नहीं था। 5 कलर फायर ब्लेड के अंदर की लपटें नेचुरल तरीके से आपस में टकराती हैं, और अगर उन्हें भारी मात्रा में माना से कंट्रोल ना किया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएंगी और यूजर का पूरा हाथ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। पर हमारा भाई यहाँ कोई आम माना यूज नहीं कर रहा था। वो उन लपटों को अंदर ही स्टोर करने के लिए अपनी फायर अक्यूमुलेटिंग शीट का इस्तेमाल कर रहा था, और इस पूरे मिक्सचर में क्रिम्सन फायर डालने के लिए
अपनी आर्टिजन ऑफ फ्लेम स्किल का। स्टोरेज पूरा होते ही वो वाइल्ड फायर स्किल को एक्टिवेट करने की तैयारी करता है, जो उस कंप्रेस हो चुके मैना को सीधे ब्लास्ट कर देती है। वो जैसे ही रोबोट पर वार करता है, उन 5 रंगों के आग की जिन्नों को एक साथ फटने के लिए मजबूर कर देता है। वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरा एरिना घनी धुएं के गुबार में छिप जाता है। जब धुआं धीरे धीरे साफ होता है तो सीहुन बड़ी ड्रामेटिक अंदाज में सोचता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। उसकी उस एक वार से तबाही का एक बहुत बड़ा निशान पूरे एरिना के फ्लोर पर फैल चुका था। अनाउंसर अपने होश संभालते हुए तुरंत चिल्लाता है और कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टीम को सेंट्रल ऑडिटोरियम की तरफ भागने का ऑर्डर देता है। इस धमाकेदार एंडिंग के साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन का मिड टर्म इवैल्यूएशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इस धांसू परफॉर्मेंस के बाद हमारे भाई को सीधे डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। रियो यूनहा थोड़ी देर बाद वहां टहलते हुए आती हैं और लेट होने के लिए माफी मांगती हैं, क्योंकि वो अरीना में सीहुन के मचाए उस गदर के बाद वहां की सफाई करवाने में फंसी हुई थी। सीहुन भी नर्वस होकर माफी मांगता है और मानता है कि उसे अपनी पावर पर थोड़ा और कंट्रोल रखना चाहिए था। वो वहां बैठकर किसी डांट या लेक्चर की उम्मीद कर रहा था, पर डीन साफ करती हैं कि उन्होंने उसे डांटने के लिए यहां नहीं बुलाया है। इससे पहले कि वो अपनी बात आगे बढ़ाती, उनके पेट से अचानक भूख के मारे एक जोर की गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है, जिससे वो काफी शर्मिंदा हो जाती हैं। पर वो लाल बालों वाली लेडी ज्यादा देर तक बात को नहीं घुमाती। वो सीधे सीहुन की आंखों में देखती हैं और उसकी तलवार और म्यान को मार्केट प्राइस से पूरे 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदने का ऑफर दे देती हैं। सीहुन इतना दंग रह जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। पर ठीक उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन पिंग होता है। ऑफिशियली रियो युनहा के साथ उसका एक बॉन्ड बन चुका था। हमारा भाई ये देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी बॉन्ड कैसे बन गया। पास्ट लाइफ में तो इस लेडी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उसे कई बार अपने बनाए हथियार इन्हें खिलाने पड़े थे। बाहर से तो वो उन्हें थैंक यू कहता है, पर अंदर ही अंदर वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने का प्लान बना चुका था। वो तुरंत उस पर बॉन्ड एक्सट्रैक्शन यूज करता है और उसे मिलता है कुछ ग्लटनी आयरन। ये एक सुप्रीम क्वालिटी का हाई ग्रेड मेटल था जो लोहे को खाकर गर्मी पैदा करता था, और अगर इसे भरपेट लोहा खिलाया जाए तो ये मिनरल ब्लड तक बना सकता था। जब हमारे भाई को वो मेटल मिल जाता है तो डीन उससे दोबारा पूछती हैं कि क्या वो अपने गियर्स उन्हें बेचने वाला है, पर सीहुन सीधे उनके मुंह पर मना कर देता है। तभी प्रोफेसर किम दरवाजा खोलते हैं और सीहुन को थोड़े काम के लिए अपने साथ ले जाते हैं, और डीन बेचारी अपने गुड़गुड़ाते पेट के साथ वहीं अकेली रह जाती हैं। किम उसे लेकर बेबल एकेडमी के सबसे खास हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक पुरानी मेन बिल्डिंग जिसे मार्दुक मैंशन कहा जाता था। वो वहां एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने आए थे। रास्ते में किम सीहुन को वार्निंग देते हैं कि वहां तमीज से पेश आना। हेड ने ऑडिटोरियम में मचे उस गदर को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उनका लेवल उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक और ऊपर है। सीहुन अपने प्रोफेसर को भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा और अंदर कदम रखता है। एकेडमी के हेड कोई और नहीं बल्कि खुद एम्परर लुडविग थे। पास्ट लाइफ में ये वो महान हीरो थे जिन्होंने एक्सटर्मिनेशन स्काई से आई एक डीमन डिवाइन बीइंग का अकेले मुकाबला करके उसे खत्म किया था। लुडविग बातचीत की शुरुआत करते हुए सीहुन के हथियारों को काफी इंटरेस्टिंग बताते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें कुछ चीजों का पछतावा तो है, पर इस लड़के से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। पछतावे शब्द को सुनते ही सीहुन का मन करता है कि वो अपने बनाए उस आर्टवर्क को वापस भट्टी में झोंक दे। खैर, लुडविग उसकी इस कड़ी मेहनत के लिए उसे 2 रिवॉर्ड्स चुनने का मौका देता है। थोड़ा सोचने के बाद सीहुन कुछ ऐसा मांगता है जो उसकी माना और याददाश्त को बढ़ा सके। लुडविग के हाथ घुमाते ही 2 आइटम सीधे सीहुन के हाथों में आ गिरते हैं। पहला था हेवी इंक रॉक, जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज से मैना को सोख लेता था। दूसरा था ड्रीम आइवरी, जो सपने जैसी जादुई मैना का इस्तेमाल करके सीधे सपनों से कनेक्ट कर सकता था। सीहुन इन्हें देखकर दंग रह जाता है। जहां एक तरफ इंक रॉक एक रेयर आइटम था, वहीं ड्रीम आइवरी का मिलना तो लगभग नामुमकिन था। इन्हें संभालना काफी मुश्किल होने वाला था, पर हमारे भाई के दिमाग में पहले से ही आइडिया आ चुका था कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। जब लुडविग पूछते हैं कि क्या उसे ये रिवॉर्ड्स पसंद आए, तो सीहुन जवाब देता है कि ये एकदम परफेक्ट हैं। जैसे ही वो वहां से निकलता है, कमरे के की होल से एक रहस्यमयी आवाज आती है और लुडविग से पूछती है कि वो सिर्फ एक लड़के को 2 रिवॉर्ड्स देकर क्या सोच रहे थे। लुडविग बड़े आराम से जवाब देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सीहुन के पास इन दोनों को संभालने की काबिलियत है। वो छिपी हुई आवाज कमेंट करती है कि लुडविग को पक्का उस लड़के में अपना अक्स दिखाई देता है, और लुडविग इस बात से अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि सीहुन के पास इस चीज को संभालने के लिए काफी गहराई है। इस पर वो आवाज धीरे से जवाब देती है कि असल में वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकती कि उस लड़के की गहराई आखिर कितनी आगे तक जाती है।
जब हमारा भाई अपनी क्लास में एंटर करता है तो हंस पहले से ही बोर्सिपा के एक 3rd ईयर सीनियर वैलेडिक्टोरियन हार्वर्ड के साथ अपने कनेक्शन की शीखी बघार रहा था। बाकी के क्लासमेट्स उसकी इस ऊंची रसूख को देखकर इंप्रेस हो रही थी, लेकिन जैसे ही सीहुन क्लास में कदम रखता है और हंस की तरफ एक डार्क लुक देता है, वो ब्लॉन्ड लड़का डर के मारी वहीं सुन्न पड़ जाता है। हंस मन ही मन उस मामूली खानदान के सीहून को कोस ही रहा था कि तभी प्रोफेसर किम पहली क्लास शुरू करने के लिए अंदर आते हैं। वो क्लास के सामने मेटल के टुकड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर रखते हैं जिसे प्रोजेक्शन एलॉय कहा जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल था जो आम ओर्स के मुकाबले मैना को लेकर दर्जनों गुना ज्यादा सेंसिटिव था। प्रोफेसर किम एक एलॉय के अंदर अपना मैना डालकर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पलक झपकते ही उनके दिमाग में जो हथियार चल रहा था वो बड़ी आसानी से बाहर बनकर तैयार हो जाता है। प्रोफेसर को काम करते देख हमारे भाई को एहसास होता है कि ये इंसान ऐसे ही दुनिया के टॉप 100 उस्तादों में शामिल नहीं है। ये बात उसने उनका बॉन्डस्टोन बनाते वक्त भी साफ महसूस की थी। इन अलॉय से बनाए गए हथियारों को असल में लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये अलॉय मैना को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये बनाने वाले के सबकॉन्शियस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे यूजर को खुद के असली अंदरूनी रूप को देखने का मौका मिलता है। इसीलिए इन्हें ऑल्टर ईगोज कहा जाता है। इनसे बनने वाली ब्लेड्स सीधे तौर पर ये दिखाती हैं कि आप असल में अंदर से कौन हैं। प्रोफेसर किम समझाते हैं कि एक नॉर्मल से सेल्फ इंट्रोडक्शन के बजाय रिफाइनिंग डिपार्टमेंट इन ऑल्टर ईगोस का इस्तेमाल करेगा। इन्हें एक हफ्ते के लिए पीछे वाली बिल्डिंग में एग्जीबिशन के लिए रखा जाएगा और वो सबको ऑल द बेस्ट कहते हैं। सीहुन इन अलॉय की कीमत नोटिस करता है। हर एक टुकड़ा 10 मिलियन वॉन से भी ज्यादा का था। इससे साफ पता चलता था कि बैबल एकेडमी एक छोटे से सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी ग्रैंड बनाने के लिए कितना पैसा और एफर्ट लगाती है। हंस सबसे पहले इस पर अपना हाथ आजमाता है, पर वो अपनी तलवार को कंट्रोल तक नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमारा भाई आसपास देखता है और सोचता है कि यहाँ किसी के पास भी कोई असली टैलेंट क्यों नहीं है। तभी उसका नाम पुकारा जाता है। अपने अलॉय को घूरते हुए सीहुन डिसाइड करता है कि अब खुद को रोकने का कोई फायदा नहीं है। वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट का वैलेडिक्टोरियन है, तो क्यों ना अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। वो अपने मैना को फ्लो होने देता है, पर सिर्फ 1 सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही मैना डाल दिया है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कमरे की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो जाते हैं। जब एग्जीबिशन सेरेमनी शुरू होती है तो वहां एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो खास तौर पर रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट का ऑल्टर ईगो देखने आई थी। पर वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां सिर्फ एक अकेली तलवार नहीं थी। सीहुन के अलॉय ने गलती से आसपास की 19 और प्रोजेक्शन अलॉय को अपने अंदर सोख लिया था, जिसके नतीजे में वहां कई सारे हथियारों का एक ऐसा गजब का डिस्प्ले बन गया था जिसे डिपार्टमेंट ने वैसा का वैसा ही एग्जीबिशन में रखने का फैसला किया जैसा वो क्रिएट हुआ था। प्रोफेसर्स और जजेस दावा करते हैं कि ये ग्रैंड डिस्प्ले असल में सीहुन की गजब की काबिलियत और एप्टीट्यूड को दिखाता है। वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स काफी नर्वस हो जाते हैं। उनका मानना था कि ऐसा कुछ करने के लिए बंदे में कूट कूट कर कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से काफी समय से कोई वैलेडिक्टोरियन नहीं निकला है, इसलिए स्कूल जानबूझकर उसे एक जीनियस की तरह हाइप कर रहा है। हालांकि बाकी के 2 डिपार्टमेंट्स के वैलेडिक्टोरियंस का सोचना कुछ अलग था। उन्हें शक था कि प्रोजेक्शन अलॉय का वो पूरा पहाड़ भी सीहुन के असली पोटेंशियल को पूरी तरह बयां करने के लिए कम पड़ गया था। इसी बीच वापस अपनी वर्कशॉप में आकर हमारा भाई इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ फोर्जिंग कर रहा था कि वहां 0.01 सेकंड की भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। असिस्टेंट हान चुपचाप उसे देखता रहता है और खुद को थोड़ा यूजलेस महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि जो बंदा पहले से ही इतना परफेक्ट है, उसे सिखाने के लिए अब बचा ही क्या है। ट्यूटरिंग देने का ख्याल छोड़कर हान वहां से निकल जाता है ताकि उन बाकी स्टूडेंट्स को देख सके जिन्हें सच में डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत थी। जैसी ही क्लास खत्म होती है, हमारा भाई अपनी बनाई हुई ब्लेड्स को घूरता है और उन्हें तोड़ने के लिए अपना हथौड़ा उठा लेता है। तभी हान की आवाज गूंजती है और वो पूछता है कि क्या वो सच में इन्हें तोड़ने वाला है। हान उसे सलाह देता है कि इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इस हफ्ते की स्मिथिंग के बाद उन्हें तैयार प्रोडक्ट्स को आगे डिलीवर करना है ताकि कैडेट्स को अपना बजट मिल सके। बेबेल का सपोर्ट सिस्टम बेसिकली इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर काम करता है कि बाहर कितने हथियार बेचे गए हैं। हान सीहुन से पूछता है कि उसकी इस अधूरी संतुष्टि के पीछे की असली वजह क्या है। क्या बात उसका मैना है? सीहुन मानता है कि प्रॉब्लम मैना नहीं बल्कि उसकी खुद की बॉडी है। असली दिक्कत ये थी कि उसे अब उस हैवी इंक रॉक के साथ ट्रेनिंग शुरू करनी थी, लेकिन उसकी मौजूदा फिजिकल स्टैमिना इस भारी काम के लिए तैयार नहीं थी। तभी हान उसे एक धांसू सॉल्यूशन देता है। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर डिपेंड
ब्लैंड रहने के बजाय तुम बफ्स, ताकत बढ़ाने वाले जादुई इफेक्ट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये बात सुनते ही सीहुन के दिमाग की बत्ती जलती है। पास्ट लाइफ में उसने कभी इस तरीके पर ध्यान ही नहीं दिया था, पर इस वक्त जब उसकी बॉडी में असली ताकत की कमी थी तो हेवी इंक रॉक को फोर्ज करने का यही इकलौता और सबसे बेस्ट रास्ता था। हमारा भाई इस कमाल की टिप के लिए हान को थैंक यू कहता है। हान जब उसकी इस तारीफ को शर्माते हुए टालने की कोशिश करता है तो सीहुन भी बदले में उसे एक उस्ताद वाली एडवाइस दे देता है। फोर्जिंग के वक्त अपने माना का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल करो। वो पॉइंट आउट करता है कि हान फोर्जिंग के दौरान अपना पूरा माना रिजर्व फूंक देता है और उसे सलाह देता है कि सारा ध्यान पूरी जगह लगाने के बजाय सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करे। इतना कहकर सीहुन वहां से आगे बढ़ जाता है और पीछे हान पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वो सोचने लगता है कि एक फ्रेशमैन ने अभी अभी उसे माना मैनेजमेंट की इतनी बड़ी मास्टर क्लास कैसे दे दी। बेबल एकेडमी एक ऐसी अनोखी जगह थी जो ऑटोनमस लर्निंग यानी खुद से सीखने की आजादी को बढ़ावा देती थी। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से किसी भी डिपार्टमेंट की क्लास ले सकते थे या एक ही सेमेस्टर में दर्जनों कोर्सेज चुन सकते थे, बशर्ते वो अपनी मेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हों। पर हाँ, ट्विस्ट ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह स्टूडेंट की होती थी। अगर 3 बार ग्रेड्स खराब आए तो सीधे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता था। इस आजादी का पूरा फायदा उठाते हुए सीहुन सीधे ट्रेन पकड़ता है और यूआर स्टेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी जादूगरी विभाग की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है उसकी टक्कर सीधे एरिका और उसके बॉडीगार्ड से हो जाती है। उनमें से एक गार्ड चिढ़कर सीहुन से कहता है कि रास्ते से हटो क्योंकि वो उनका रास्ता रोक रहा है। हमारा भाई बिना डरे उस गार्ड को एक डार्क लुक देता है और कहता है कि रास्ते से उसे नहीं बल्कि गार्ड को हटना चाहिए। तभी एरिका सीहुन से पूछती है कि वो कहां जा रहा है। सीहुन मेंशन करता है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी को चेक करने आया है ताकि वो वहां से एक माइनर कोर्स ले सके। अपने बॉडीगार्ड्स की नाराजगी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एरिका खुद सीहुन को रास्ता दिखाने का ऑफर देती है, जबकि उसे खुद एक मीटिंग में शामिल होना था। उसके स्टाफ के थोड़े विरोध के बावजूद वो हमारे हीरो के साथ आगे बढ़ती है और माइनर कोर्स में उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती है। सीहुन समझाता है कि वो कुछ ऐसे बफ सीखना चाहता है जो उसकी स्मिथिंग के काम में दखल दिए बिना उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सके। एरिका उसे बैरियर आर्ट्स, ढाल बनाने की कला का सजेशन देती है, पर सीहुन पॉइंट आउट करता है कि वो चीजें तो आमतौर पर सिर्फ डिफेंस के लिए होती हैं। एरिका समझाती है कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका हर यूजर के हिसाब से अलग होता है। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो एक लिफाफे पर एक बैरियर बनाती है और सीहुन को उसे फाड़ने का चैलेंज देती है। सीहुन उस कागज को फाड़ने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। पहले तो उसे लगता है कि एरिका ने सिर्फ कागज की मजबूती को बढ़ा दिया है, पर वो तुरंत समझ जाता है कि बात ये नहीं है। वो नोटिस करता है कि मटेरियल अपनी असली प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई बाहरी ताकत लगती है वो कड़क हो जाता है। वो भांप जाता है कि ये टेक्निक स्मिथिंग के लिए एकदम परफेक्ट मैच है, जहां बहुत ही नाजुक और बारीक कंट्रोल की जरूरत होती है। एरिका उसे सलाह देती है कि इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को सीखने के लिए उसे किसी प्रोफेसर की मदद लेनी चाहिए, पर जैसे ही सीहुन उस लिफाफे को करीब से देखता है वो फॉर्मूला उसे जाना पहचाना सा लगता है। एरिका उसे बैरियर कॉम्पोजिशन के प्रोफेसर से मिलवाने का ऑफर देने ही वाली होती है कि उसकी बातें उसके हलक में ही अटक जाती हैं। वो पूरी तरह हैरान होकर सन्नाटे में उसे देखती रह जाती है क्योंकि सीहुन बड़ी आसानी से उस लिफाफे को बीच से 2 टुकड़े कर देता है। उसने न सिर्फ एरिका की फैमिली के सीक्रेट बैरियर फॉर्मूले को समझ लिया था, बल्कि मौके पर ही उसे पूरी तरह डिकोड भी कर दिया था। वो एरिका को मदद के लिए थैंक यू कहता है और बड़े कैजुअल अंदाज में कभी साथ में खाना खाने का ऑफर देता है, जिसमें वो पीछे चल रहे उसके बॉडीगार्ड्स को भी शामिल करता है। गार्ड्स गुस्से में उसकी तरफ लपकते हैं, पर एरिका एक डार्क और गहरे इंटरेस्ट के साथ सीहुन को दूर जाते हुए देखती रहती है। वो उसे कहती है कि वो उसे खाने के बजाय एक इनविटेशन दे रही है, जिसे सुनकर जाते जाते सीहुन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। बाद में जब एरिका उसे यूआर डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्सरी लेकर पहुंचती है तो वहां अफवाहों का बाजार पहले ही गर्म हो चुका था। कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि इनके बीच कोई रोमांटिक चक्कर चल रहा है, तो कुछ दावा कर रही थी कि इन दोनों को लेट नाइट एग्जीबिशंस में साथ दिखा गया है। पर हमारे भाई को पूरा यकीन था कि एरिका के दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक उनके बीच एक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो चुका होता। सीहुन असल
कल मैं वहां क्लासेस के लिए अप्लाई करने से पहले एक प्लेसमेंट टेस्ट देने आया था। एरिका उसे बैरियर कंपोजिशन के टेस्टिंग साइट पर ले जाती है, पर वो जगह देखने में किसी कबाड़ खाने जैसी लग रही थी। सीहुन सोचने लगता है कि क्या वो किसी खजाने की खोज पर आए हैं या फिर किसी बैरियर के पीछे कुछ छिपा हुआ है। पर तभी वो अनजाने में वहां के सिक्योरिटी बैरियर को सीधे पार कर जाता है और बिना एहसास हुए ही एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेता है। वो तब हैरान रह जाता है जब वहां का इंस्ट्रक्टर उसे सीधे बताता है कि उसने पहला फेज पहले ही पास कर लिया है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही बैरियर कंपोजिशन के प्रोफेसर रॉबर्ट पेरी ने ये अफवाहें सुनी थी कि एरिका सीहीन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ तक कि एरिका के गार्ड ने सबूत के तौर पर उन्हें एक फोटो भी दिखाई थी। उस डेटा को देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि एरिका अचानक इन बेसिक लेक्चर्स में क्यों आ रही है। उसके आने की वजह से ही यहाँ अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी थी। इस मामले को और पेचीदा बनाने के लिए इनू फैमिली से एरिका के भाई ने भी इसी बेसिक लेक्चर में एक सीट की डिमांड की थी। अब प्रेजेंट में प्रोफेसर पेरी इस बात को लेकर काफी इंटरेस्टेड थे कि सीहुन ने उस डिसोरिएंटिंग सोल लैबिरिंथ को इतनी आसानी से बाईपास कैसे कर दिया। वो एक ऐसा बैरियर था जो इंसानी सेंसेस को भटकाकर लोगों को रास्ता भुला देता था। ये भले ही एक बेसिक बैरियर था, पर एक नई स्टूडेंट के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना ही नामुमकिन था। उसमें से सीधे चलकर आ जाना तो बहुत दूर की बात थी। प्रोफेसर अब दूसरे टेस्ट की शुरुआत का अनाउंसमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स को प्योर माना को बाहर निकालने के लिए एक बैरियर को तोड़ना था और उनके ग्रेड्स इस बात पर डिपेंड करते थे कि वो ये काम कितनी स्पीड से करते हैं। एरिका को इंप्रेस करने के चक्कर में एक लड़का सबसे पहले आगे बढ़ता है। वो बैरियर एक मकड़ी के जाले जैसा था, जिसके सेंटर में एक मकड़ी बैठी थी जो जाले के धागों से गुजरने वाले माना को सेंस कर सकती थी। जब तक वो मकड़ी जिंदा रहती, वो जाला खुद को बार बार रीजनरेट करता रहता। वो लड़का काफी स्ट्रगल करता है और अपने मैना से उस पूरे फॉर्मूले को घेरने की कोशिश करता है, पर उसके पास इतना मैना रिजर्व था ही नहीं कि वो इसे संभाल सके। आखिर में वो 2 मिनट और 23 सेकंड में उसे तोड़ पाता है, जिस पर प्रोफेसर उसे एक ठंडा सा रिएक्शन देते हुए अपनी स्पीड पर काम करने को कहते हैं। कई और स्टूडेंट्स के टेस्ट देने के बाद अब फाइनली एरिका की बारी आती है। वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस बैरियर को नेस्ता नाबूद कर देती है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। भाई, वो आखिर डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट ऐसे ही थोड़ी ना है। प्रोफेसर पेरी उसे याद दिलाते हैं कि अगर वो इसके स्टैंडर्ड डिसमेंटल मेथड का इस्तेमाल करती तो मैकेनिकली 2 सेकंड और बचा सकती थी, जिस पर एरिका अगली बार इसे ध्यान रखने का प्रॉमिस करती है। और अब फाइनली हमारे भाई सीहुन की बारी आती है। प्रोफेसर उसे पहली नजर में देखते हैं तो वो उन्हें एकदम आम सा लगता है। सीहुन बैरियर को तोड़ने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता, बल्कि अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा होकर उसे बहुत गहराई से घूरने लगता है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और उसके इस तरीके पर सवाल उठाते हैं। नोटिस करता है कि इस बैरियर का स्ट्रक्चर हूबहू उस हेवी इंक रॉक जैसा ही है। ये बैरियर भी ठीक उसी ओर की तरह खुद को रिपेयर करके वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता था। सीहुन को एहसास होता है कि उस रॉक को स्मिथ फोर्ज करने के लिए उसे सारे स्टिमुलेशंस एक ही साथ डालने होंगे, वो भी उनके रेशियो को एकदम परफेक्टली मैच करते हुए। वो इस सब में इतना वक्त ले लेता है कि प्रोफेसर का सब्र भी अब जवाब देने लगता है। लेकिन तभी एरिका बीच में बोल पड़ती है और प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो सीहुन को अपना काम पूरा करने दे। सीहुन इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर वो हेवी इंक रॉक के अंदर कलेक्ट हुए स्टिमुलेशन को इस बैरियर की तरह होल्ड करके रख सका तो वो इस पर पूरी तरह मास्टरी हासिल कर लेगा। तभी अचानक वो पलक झपकते ही उस बैरियर के पर खच्चे उड़ा देता है। असिस्टेंट इस बात से ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि सीहुन को ऐसा करने में 7 मिनट से भी ज्यादा का समय लगा था। पर प्रोफेसर को असली खेल समझ आ चुका था। वो जानते थे कि ऑब्जर्वेशन में कितना टाइम लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब सीहुन इस बैरियर को देखेगा तो वो इसे एक झटके में तबाह कर देगा। हमारे भाई ने सिर्फ उस स्पेल को तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करने का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया था। प्रोफेसर अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब सीहुन इस जादू को अपनी स्मिथिंग के साथ कंबाइन करेगा तो वो किस लेवल के लेजेंडरी हथियार तैयार करेगा। इसके बाद हमारे भाई ने एक हीरो ग्रेड मटेरियल पर इंटरमीडिएट स्मिथिंग का इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई किया था। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सेफ्टी रूल के आर्टिकल बी के मुताबिक उन कई प्रोफेसर्स को ईमेल भेजता है जिन्हें इस प्रैक्टिस सेशन को सुपरवाइज करना था। स्टाफ सोच रहा था कि सीहुन के इस सेशन के लिए कितने प्रोफेसर्स राजी होंगे, पर वो तब चौंक जाते हैं जब उनके पास सीहुन की देखरेख करने के लिए प्रोफेसर्स की रिक्वेस्ट्स का एक पूरा सैलाब आ जाता है। दूसरी तरफ हंस के सेशन के लिए एक सिंगल पर्सन ने भी अप्लाई नहीं किया था। ऐसा लगता है कि सेकंड पोजीशन पर आने की वजह से उसका रसूख काफी खराब हो चुका था। सीहुन जब सुपरवाइजर चुनने के लिए लिस्ट को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि
खुद डीन रियू ने उसका काम देखने के लिए अप्लाई किया था। यही वजह थी कि वो लाल बालों वाली लेडी इस वक्त वहां मौजूद थी। उनके इस गहरे इंटरेस्ट को देखकर सीहुन मजाक में खुद से कहता है कि अब तो उसे इस आर्मामेंट पर सच में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो फाइनली उस हैवी इंक रॉक को स्मिथ करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो स्टेप 1 से शुरुआत करता है। वैसे तो इस मटेरियल को हैंडल करने के कई तरीके थे, पर वो सबसे कॉम्प्लेक्स रास्ता चुनता है, द डार्क कर्टन प्रोसेस। वो उस रॉक को एकदम घने अंधेरे स्पेस में रखता है ताकि उसकी सारी इंप्योरिटीज खत्म की जा सके, जो मैना के हिट होते ही पानी की तरह बाहर फैल जाती हैं। इस मेथड से रॉक का साइज तो छोटा हो जाता है, पर उसकी प्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये असल में उस मटेरियल का एक तरह से पूरा रिकंस्ट्रक्शन था। वो इसके लिए 1:40 का रेशियो रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो इसे इससे ज्यादा घटाता तो इसकी परफॉर्मेंस टिक नहीं पाती। इसके बाद आता है स्टेप 2। वो एक क्रिम्सन फ्लेम के जरिए मैना को फ्लो करता है ताकि वो सबसे बेस्ट आग को फिल्टर कर सके, जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता है। इस खास लपट की ये खूबी थी कि ये बनने के बाद से अपना टेम्परेचर एकदम एक जैसा बनाए रखती थी। इस तैयारी के साथ वो असली फोर्जिंग की तरफ बढ़ता है। वो बहती हुई वाइल्ड फायर से लिपटे एक हथौड़े से उस रॉक पर वार करना शुरू करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये थी कि उसे तब तक नहीं रुकना था जब तक कि उस मेटल का लचक उस आग की प्रॉपर्टीज के साथ एकदम परफेक्टली अलाइन ना हो जाए। उसे आग के बीच इस तरह काम करते देख डीन सोच में पड़ जाती हैं कि भले ही इस लड़के की बॉडी पर गर्मी का असर ना हो रहा हो, पर वो इस भयानक दर्द को इतनी आसानी से इग्नोर कैसे कर रहा है। वो खुद से पूछने लगती हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने और खुद को इतना काबिल बनाने के लिए इस लड़के ने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला होगा। परफेक्ट रिदम के साथ हथौड़े के वार चलते रहते हैं और देखते ही देखते इसी तरह 4 घंटे बीत जाते हैं। लगातार होते हथौड़े के वार को देखते देखते डीन को अब थोड़ी सी नींद भी आने लगी थी, पर तभी उस रॉक की प्रॉपर्टीज अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाती हैं। वो अपने आसपास की लपटों को सोखना शुरू कर देता है और मटेरियल का रूप बदलने लगता है। डिस्टॉर्शन के पूरी तरह सेटल होते ही स्टेप 3 भी पूरा हो जाता है। अब सीहुन उस प्रोसेस्ड इंक रॉक को पिघलाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपने तैयार किए गए सांचे में ढाल देता है। इस हिस्से में किसी कास्टिंग या फॉर्जिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सांचे के उस घने अंधेरे के अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद बदलने लगती हैं। उसे काम करते देख खुद डीन भी दंग रह जाती हैं कि ये लड़का किस लेवल की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो स्टेप 4 की तरफ बढ़ता है, जहां वो हैवी इंक रॉक में हो रहे बदलावों को एक बैरियर डिसमेंटल फॉर्मूला के साथ सिंक्रोनाइज करता है। उसी एक स्प्लिट सेकंड के अंदर वो एक मैना सर्किट तैयार कर देता है। तभी कमरे में एक जोरदार धमाका होता है और उनका फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है, द इंक स्पाइडर ब्रेसलेट। भले ही उसने अभी तक उस मटेरियल के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर जो नई पॉसिबिलिटीज उसने अनलॉक की थी वो वाकई टॉप क्लास थी। इस कमाल के क्राफ्ट के साथ ही उसकी एक नई स्किल का लेवल अप होता है। ब्लैक स्पिरिट थ्रेड। वो ब्रेसलेट के स्पेक्स चेक करता है। ये मीडियम क्वालिटी का एक रेयर ग्रेड आइटम था जो पहनने वाले की मैना को सोख लेता था, और इसके अंदर जितना ज्यादा मैना स्टोर होता इसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता जाता था। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि ये उसे एक्सप्लोसिव रिंग स्किल यूज करने की इजाजत देता था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर उस तैयार आइटम को देखते ही लाल बालों वाली डीन के पेट से फिर से एक जोर की गुड़गुड़ाहट निकलती है। वो काफी शर्मिंदा हो जाती हैं, पर फिर भी उसे करीब से देखने के लिए आगे झुकती हैं। इस गजब के रेजोनेंस को देखकर सीहुन मानता है कि ये अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, पर अगर उसने सही चालें चली तो वो आगे चलकर एक सेट इफेक्ट को भी टारगेट कर सकता है। वो डीन से माफी मांगता है कि उनकी इतनी मदद के बाद भी उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कोई पूरा आर्मामेंट नहीं है, इसलिए वो बदले में उन्हें उस ब्रेसलेट के बचे खुचे टुकड़े ऑफर करता है। डीन उन्हें किसी माउथ फ्रेशनर की तरह खा जाती हैं और चबाते हुए कमेंट करती हैं कि इसका टेस्ट बिल्कुल फ्राई किए हुए फ्राइड क्रम्स जैसा है। सीहुन सोचने लगता है कि क्या उसकी अनजाने में कोई ऐसी आदत बन चुकी है कि वो ऐसी चीजें बनाता है जो सीधे डीन के टेस्ट को सूट करती हैं। खैर, उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इससे उनके बीच का बॉन्ड लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। डीन मेंशन करती हैं कि जब असली चीज ठीक सामने हो तो ऐसे बचे खुचे टुकड़े खाना सच में एक तरसाने वाली बात है। वो फिर से अपनी उसी बात पर वापस आती हैं और उसकी ब्लेड और म्यान को खरीदने का ऑफर देती हैं, पर सीहुन अभी भी इन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी आने वाली सबजुगेशन क्लास, राक्षसों के शिकार की क्लास के लिए इनकी जरूरत थी। और वैसे भी वो जानता था कि डीन को अपने काबू में रखने के लिए फिलहाल उन्हें थोड़ा भूखा रखना ही सही रहेगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे चलकर खास तौर पर उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ बढ़िया बना कर देगा, और डीन भी इसके लिए काफी एक्साइटेड दिखती हैं। काम पूरा होने
होने के बाद वो सीहून से कहती हैं कि वो अब आराम करने जा सकता है और बाकी की सफाई वहां का स्टाफ संभाल लेगा। हालांकि जैसे ही काम खत्म होता है सीहून पर भारी थकान हावी हो जाती है और वो सीधे वहीं पर बेहोश हो जाता है। डीन सच में उसके लिए फिक्रमंद हो जाती हैं, पर वो बात को टालते हुए कहता है कि घंटों चले स्मिथिंग सेशन की वजह से उसकी पूरी स्टैमिना ड्रेन हो चुकी है। डीन उसे उसके डॉन तक छोड़ने का ऑफर देती हैं और पूछती हैं कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है। जब सीहुन मना करता है तो वो सीधे उसे अपनी गोद में उठाती हैं और आसमान में एक बहुत ऊंची छलांग लगा देती हैं। जो बचे खुचे टुकड़े उन्होंने अभी खाए थे उसकी वजह से उनकी पावर में एक जबरदस्त बूस्ट आ चुका था। हवा में उड़ते हुए सीहुन सोचने लगता है कि उसकी पास्ट लाइफ के मुकाबले इस बार चीजें कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं। इसी बीच अकेडमी में किसी और जगह पर एरिका अभी भी सीहुन का इंतजार कर रही थी और सोच रही था कि वो उसे उसका इनविटेशन किस तरह डिलीवर करे। बीबल अकेडमी की कम्युनिटी साइट पर पहले से ही तहलका मचा हुआ था। किसी ने एरिका की एक फोटो पोस्ट कर दी थी जब वो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के सामने पूरे 3 घंटे से खड़ी होकर सीहुन का वेट कर रही थी। कमेंट सेक्शन में लोग अपनी अपनी थ्योरीज बना रहे थे और ज्यादातर लोगों को पूरा यकीन था कि वो हमारे भाई का ही इंतजार कर रही है। सीहुन जब उस पोस्ट को देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर कोई सच में जरूरी बात होगी तो वो आज नहीं तो कल उसे खुद ढूंढते हुए वापस आ ही जाएगी। फिलहाल हमारे भाई के पास इससे भी बड़ी मुसीबतें थीं। हथियारों की समझ कोर्स के इंचार्ज प्रोफेसर रिकार्डो माइल्स सुबह सुबह क्लास में आते ही एक बम फोड़ देते हैं। वो पूरी क्लास को तुरंत ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने का ऑर्डर देते हैं और साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि जो भी सबसे आखिर में पहुंचेगा उसे सजा के तौर पर ट्रैक के 20 चक्कर काटने पड़ेंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ सरपट दौड़ लगा देती है और पीछे हमारा भाई सोच में पड़ जाता है कि भाई ये तो एक थ्योरी क्लास होने वाली थी ना। दुर्भाग्य से अपने मौजूदा फिजिकल स्टेट्स की वजह से सीहुन सबसे आखिर में पहुंचता है और उसके हिस्से में सीधे 20 लैप्स की पेनल्टी आ जाती है। जब वो दौड़ रहा होता है तो प्रोफेसर उसे बड़े कंफ्यूजन के साथ देखते हैं कि आखिर इतनी कम स्टैमिना वाला लड़का इंटरमीडिएट स्मिथिंग जैसी भारी चीज कैसे कर गया। जब पूरी क्लास ग्राउंड में सेटल हो जाती है तो प्रोफेसर सीहुन के उस शक को सही ठहराते हैं कि अंडरस्टैंडिंग टूल्स असल में एक थ्योरी क्लास ही थी, लेकिन हाल ही में सामने आए फ्लेम ब्लेड हंटर्स के खतरे की वजह से उन्होंने अपना टीचिंग मेथड बदल दिया है। ये हंटर्स खास तौर पर उन ब्लैकस्मिथ्स को अपना निशाना बनाते हैं जो हीरो ग्रेड या उससे ऊपर की फायर एट्रीब्यूट ब्लेड्स बनाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना अब उनकी खुद की जान बचाने का मामला बन चुका था। यहाँ तक कि सीहुन की पास्ट लाइफ में भी ये केस एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहा था। प्रोफेसर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब से ये क्लास फिजिकल प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट हो रही है ताकि स्टूडेंट्स खुद को किसी भी अचानक होने वाले हमले से बचाने के लिए तैयार कर सकें। इस क्लास का मकसद हथियारों की नेचर को समझना और साथ ही सर्वाइवल की ट्रेनिंग लेना था। सीहुन को एहसास होता है कि उसे अब काफी संभल कर रहना होगा और उसका पहला कदम अपनी असली स्टैमिना को बढ़ाना होना चाहिए। इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो अपनी नई ब्रेसलेट का इस्तेमाल माना स्टोर करने के लिए करता है। ये एक ऐसा तरीका था जो उसके एवरेज स्टेट्स को 5 पॉइंट्स तक बढ़ा देता था। उसे उम्मीद थी कि अगर वो इस रूटीन को बनाए रखता है तो फर्स्ट ईयर के खत्म होने तक उसकी बॉडी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। आखिरकार प्रोफेसर उसे पास बुलाते हैं और उसकी पेनल्टी रन को खत्म करते हैं। हमारे भाई के हाथ में एक तलवार थमाई जाती है ताकि इंस्ट्रक्टर कुछ बेसिक स्विंग्स देखकर उसकी सोर्ड्समैनशिप को परख सकें। हथियार को हाथ में लेते ही सीहुन समझ जाता है कि ब्रेसलेट के बढ़े हुए वजन और मैना ड्रेन की वजह से उसकी मूवमेंट्स काफी भारी महसूस होने वाली हैं। भले ही पास्ट लाइफ के तजुर्बे की वजह से उसकी टेक्निक बेहद परफेक्ट थी, फिर भी वो पूरे दम से वार करने का फैसला करता है। वहां देख रहे बाकी स्टूडेंट्स को उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो और सुस्त लगती हैं। प्रोफेसर भी शुरू में नोटिस करते हैं कि भले ही सीहुन की ब्लेड को अपना रास्ता पता हो पर उसका एग्जीक्यूशन काफी जल्दबाजी भरा है और उसमें पावर की कमी है। वो मुकाबला शुरू करने से पहले उसे कुछ कमियां बताने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि सीहुन की अगली मूवमेंट उन्हें पूरी तरह सुन कर देती है। पलक झपकते ही सीहुन अपनी तलवार को इस गजब के एंगल से घुमाता है कि उसकी ब्लेड का तीखा किनारा सीधे उसके इंस्ट्रक्टर के गले पर जाकर टिक जाता है। प्रोफेसर अंदर तक हिल जाते हैं और तुरंत पूछते हैं कि उसे इतनी हाई लेवल टेक्निक किसने सिखाई। सीहुन यहाँ एक कश्मकश में फंस जाता है। उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में उसके जिस इंस्ट्रक्टर ने उसे ये स्टाइल सिखाया था उसने दावा किया था कि उसने ये स्टाइल सिर्फ 10 मिनट में इन्वेंट किया है। असल में वो शख्स एक कंगाल कस्टमर था जो सीहुन की स्मिथिंग का
बिल नहीं चुका पाया था और पैसे के बदले उसने ये टेक्निक सीहून को दे दी थी। सीहून तुरंत एक बहाना बनाता है और कहता है कि उसने ये सब बस ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखा है। लड़के के इस गजब के नेचुरल टैलेंट को देखकर प्रोफेसर माइल्स दंग रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस आर्ट को और अच्छे से सीखने में इंटरेस्टेड है। वो यहाँ तक ऑफर देते हैं कि वो खुद अपनी तरफ से उसके लिए एकार कप में होने वाले इलीट बॉडी कंट्रोल लेक्चर के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। और इसी तरह हमारा भाई सीहून उसी दोपहर को उस इलीट बॉडी कंट्रोल लेक्चर में पहुंच जाता है। वहां कदम रखते ही उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसे वो अपनी पास्ट लाइफ से बहुत अच्छे से पहचानता था। वो शख्स इस वक्त अपने पीछे हाथ धोकर पड़े एक स्टूडेंट से पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जो उनसे ट्रेनिंग देने की भीख मांग रहा था। अपनी पास्ट लाइफ में ये आदमी एक रिटायर्ड एस क्लास हीरो और सीहून का एक रेगुलर कस्टमर था, जिसे दुनिया स्वॉर्ड ब्रेकर मा वांग सू के नाम से जानती थी। सीहून के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जो इंसान आगे चलकर जुए और शराब की लत में डूबने वाला था, वो कभी इस अकेडमी में एक प्रोफेसर हुआ करता था। प्रोफेसर तब और ज्यादा चिढ़ जाते हैं जब वो एक और स्टूडेंट यानी हमारे भाई को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। सीहून आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और प्रोफेसर रिकार्डो की रिकमेंडेशन लेटर का जिक्र करता है। वहीं पास में खड़ा जेक भी बीच में कूद पड़ता है और प्रोफेसर को इन्फॉर्म करता है कि सीहून इस साल के रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है। इस बड़े टाइटल के बावजूद प्रोफेसर को पहली नजर में हमारा भाई एकदम एवरेज और सीधा साधा लगता है। उस पीछे पड़े ब्लॉन्ड स्टूडेंट जेक से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए प्रोफेसर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक चैलेंज रखते हैं। वो जेक से कहते हैं कि अगर वो उनका स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसे पहले सीहून को हराना होगा। वो रूल सेट करते हैं कि जो भी पहला हिट लैंड करने में कामयाब रहेगा, जीत उसी की होगी। मैच शुरू होते ही वो ब्लॉन्ड लड़का बिना वक्त गवाए सीधे सीहून की तरफ लपकता है। प्रोफेसर बहुत बारीकी से मैच को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो नोटिस करते हैं कि सीहून अजीब तरीके से बिल्कुल रिलैक्स था। वो समझ जाते हैं कि हमारा भाई अपनी बॉडी से सारा टेंशन हटाकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, जिससे साफ था कि वो सीधे वार करने के बजाय पकड़ने या पटकने के मूड में था। प्रोफेसर को शुरू में लगता है कि इस मैच को देखने में ज्यादा मजा नहीं आने वाला। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी कम होती है, जेक का पलड़ा भारी लगने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत से सीहून को पीछे धकेल देता है। लेकिन हमारा हीरो हमेशा की तरह एक कदम आगे था। वो ठीक सही मौके पर ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने के लिए अपने ब्रेसलेट की एक्सप्लोसिव रिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है। पलक झपकते ही सीहून पीछे की तरफ गिरता है, पर जैसे ही जेक उसके ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करता है, वो हवा में ही सुन्न रह जाता है। सीहून उस कश्मकश के बीच जेक की नाक पर एक जोरदार चोट मारने में कामयाब हो जाता है और बड़े कूल अंदाज में उससे पूछता है, क्यों भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया? इस गजब के अटैक को देखकर प्रोफेसर के मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। जब वो थोड़े होश में आते हैं तो मैच के खत्म होने का अनाउंसमेंट करते हैं और जेक से साफ कह देते हैं कि क्योंकि वो हार चुका है इसलिए वो उसे अपनी शागिर्दी में नहीं ले सकते। लेकिन हमारा भाई सीहून, जो अपनी अकड़ के लिए जाना जाता था, पॉइंट आउट करता है कि क्योंकि उसने जेक को हराया है इसलिए अब प्रोफेसर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ब्लॉन्ड लड़के को ट्रेन करे। सीहून की इस जबरदस्ती की वजह से प्रोफेसर को भी मानना पड़ता है कि अकरकुफ जैसे एलीट डिपार्टमेंट के वैलेडिक्टोरियन का एक ब्लैकस्मिथ के हाथों पिट जाना वाकई में बेहद शर्मनाक बात है। थोड़े गुस्से में ही सही, पर वो जेक को सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं और उसे बाद में शेड्यूल भेजने का प्रॉमिस करते हैं, जिससे हारने के बावजूद जेक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो प्रोफेसर को थैंक यू बोलते, जिसके बाद प्रोफेसर उसे कमरे से बाहर भगा देते हैं ताकि वो सीहून से अकेले में बात कर सकें। कमरे में अकेले होते ही प्रोफेसर सीहून से डिमांड करते हैं कि वो उन्हें वही टेक्निक दिखाए जो उसने प्रोफेसर रिकार्डो को दिखाई थी। सीहून आगे बढ़कर अपनी तलवार घुमाता है, पर एक झटके में प्रोफेसर उसे डिसार्म कर देते हैं। वो समझाते हैं कि इस टेक्निक को फर्स्ट साइट किल कहा जाता है, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर सीहून का एग्जीक्यूशन इतना कच्चा और बेकार है कि एक असली सोर्ड्समैन के सामने ये किसी काम की नहीं है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि जिसने भी ये बकवास स्किल बनाई है वो मिलने पर उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि असल में फ्यूचर में वो खुद ही स्किल को इन्वेंट करने वाले हैं। खैर, वो सीहून को एक प्रॉपर फिजिकल फाउंडेशन बनाने में मदद करने का ऑफर देते हैं ताकि उसकी बॉडी इस हाई लेवल स्किल का भार संभाल सके। इसी के साथ हमारे भाई का नाम ऑफिशियल तौर पर उनकी क्लास में एनरोल हो जाता है और उसे जाने की इजाजत मिल जाती है। उसके जाते ही प्रोफेसर मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़का खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझता है। जैसे ही सीहून बाहर आता है, जेक भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उसके हाथ में एक इनविटेशन थमा देता है। ये वही इनविटेशन था जो एरिका उसे देना चाहती थी। ये नोब्लेस का इनवाइट था जो
एलीट और बड़े घरानों से आने वाले कैडेट्स की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और वीआईपी गैदरिंग थी। सीहुन इस इनविटेशन को लेने में थोड़ा झिझकता है, पर जेक जिद करने लगता है और कहता है कि प्रोफेसर की क्लास में एडमिशन दिलाने में मदद करने के लिए ये उसकी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू है। अपने डिपार्टमेंट की तरफ वापस लौटते हुए सीहुन मन ही मन अपने पूरे शेड्यूल का हिसाब किताब लगाता है। बैरियर कंपोजिशन और बॉडी कंट्रोल जैसे 2 माइनर कोर्सेज लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे अपने खुद के डिपार्टमेंट से एक और माइनर कोर्स चुनना चाहिए। वो एल्केमी और इंचांटिंग, हथियारों पर जादुई असर चढ़ाना के बीच ऑप्शंस को तौल ही रहा था कि तभी कहानी में एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, सीहुन के हाथ में बंधे उस ब्रेसलेट को देखकर पूरी तरह दीवानी हो जाती है। वो बेहद एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या ये उसने खुद बनाया है, और जैसे ही सीहुन हाँ कहता है वो मिन्नतें करने लगती है कि वो इस ब्रेसलेट पर एक एन्चेंटमेंट करना चाहती है। ठीक उसी पल उस लड़की के साथ सीहुन का एक बॉन्ड बन जाता है। उसका नाम था लिया क्लॉडेल। पास्ट लाइफ में वो एक ऐसी जीनियस थी जिसने अपनी एन्चेंटमेंट की ताकत से एक मामूली आर्मामेंट के ग्रेड को पूरे 2 रैंक्स ऊपर बढ़ा दिया था। आगे चलकर उसने पूरी एन्चेंटमेंट इंडस्ट्री के परखच्चे उड़ा दिए थे। लिया जैसे ही ये नोटिस करती है कि ये ब्रेसलेट हैवी इंक रॉक से बना है, वो खुशी के मारे लगभग चीख पड़ती है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं ताकि वो इसे अच्छे से जांच कर सकें, और वो लगातार बड़बड़ाने लगती है कि इस पर कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि वो उस पर कुछ ज्यादा ही फॉर्मूले जोड़ना चाहती थी, क्योंकि उस मटेरियल की मेल इतनी गजब की थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी इस दीवानगी और पैशन को देखकर सीहुन डिसाइड करता है कि वो अपना ब्रेसलेट उसी के पास छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक दूसरा रिप्लेसमेंट मौजूद था। सीहुन का ये अंधा भरोसा देखकर लिया हैरान रह जाती है, और वो दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो एन्चांटमेंट डिपार्टमेंट की एक 3rd ईयर सीनियर थी, पर उनकी ये बातचीत ज्यादा देर नहीं चल पाती, क्योंकि तभी एरिका का एक चमचा वहां आ धमकता है और हमारी भाई से अकेले में बात करने की डिमांड करता है। लिया इस दखल अंदाजी का विरोध करने की कोशिश करती है, पर सीहुन उसे रोक देता है और उस गार्ड से कहता है कि उसे जो भी बकवास करनी है वो यहीं सबके सामने करे, क्योंकि वो अभी अपनी कॉफी खत्म कर रहा है। वो आदमी डिमांड करता है कि सीहुन ने एरिका का इनविटेशन फाड़कर जो बदतमीजी की है उसके लिए वो उनसे माफी मांगे। सीहुन उसे याद दिलाता है कि खुद एरिका ने ही उसे वो इनवाइट फाड़ने के लिए कहा था। वो चमचा मानता है कि बात तो सच है, पर उसका आर्गुमेंट ये था कि हमारे भाई को जेक की तरफ से आया नया इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। चिढ़कर सीहुन उससे पूछता है कि क्या उसे सच में एरिका ने भेजा है, पर यह साफ था कि वो आदमी अपने दम पर अपनी मर्जी से यहाँ उड़ रहा था। लिया बीच में कूदकर उसे उसकी औकात याद दिलाती है और पॉइंट आउट करती है कि हर कोई जानता है कि वो इनू फैमिली के यंग मास्टर का सिर्फ एक अदना सा नौकर है। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एक इल्यूजन स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिससे आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है। वो गुर्राते हुए कहता है कि बेबेल एकेडमी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम दोनों से कहीं ज्यादा ऊपर और सुपीरियर हैं। सीहुन ताना मारते हुए कहता है कि तुम पक्का अपनी बात कर रहे होगे, जिससे उस चमचे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जवाब में वो आदमी कई सारे इल्यूजनरी बीस्ट्स का एक पूरा झुंड उनकी तरफ भेज देता है, पर हमारा भाई बिना डरे अपनी जगह पर डटा रहता है। वो भाप जाता है कि ये जानवर प्योर मैना से नहीं बने हैं। वो सही अंदाजा लगाता है कि इस भ्रम को बनाए रखने के लिए वो आदमी एक पंख को बतौर मीडियम इस्तेमाल कर रहा है। अपना ये गहरा सीक्रेट पकड़े जाने के डर से वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है और देखते ही देखते सीहुन बड़ी आसानी से उसका डैगर छीन लेता है। अपनी ग्लटनी आयरन की बॉन्ड इम्प्रिंट का इस्तेमाल करके सीहुन उस मेटल के जरिए उस डैगर को पूरा का पूरा निगलवा देता है। वो चमचा डर के मारे चीख पड़ता है, क्योंकि उसका पूरे 1 मिलियन वॉन का कीमती हथियार पलक झपकते ही हवा में गायब हो चुका था। सीहुन यही नहीं रुकता, वो अपनी एक्सप्लोसिव रिंग को एक्टिवेट करता है, एक धुंधली सी स्पीड में उस आदमी के करीब पहुंचता है और एक ऐसा जोरदार मुक्का रसीद करता है कि तमाशा वहीं खत्म हो जाता है। उस बकवास मुसीबत के साफ होते ही वो वापस लिया की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि एन्चेंटमेंट डिपार्टमेंट में वो उसे कौन से लेक्चर की सलाह देगी। इस बात से एक्साइटेड होकर लिया उसे एंशिएंट एन्चेंटमेंट कोर्स लेने का सजेशन देती है और बताती है कि वो खुद भी फिलहाल इसी क्लास में है। दूसरी तरफ वो चमचा सीहुन के हाथों पिटकर वहां से दुम दबाकर भागता है, पर रास्ते में सीधे एरिका के सामने जा गिरता है। एरिका बेहद ठंडे और कड़े अंदाज में उससे उसका खंजर दिखाने की डिमांड करती है। जब वो उस हथियार को अपने हाथ में लेती है तो उसे सख्त हिदायत देती है
कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट वो उसके भाई को बिल्कुल न दे, क्योंकि इस सिचुएशन को वो खुद सीधे फैमिली हेड के साथ मिलकर हैंडल करेगी। ब्लेड का मुआयना करते हुए एरिका उस पर लगे चोरी से बचाने वाले जादू को नोटिस करती है। वो सोचने लगती है कि क्या सीहुन ने उसके और प्रोफेसर के बैरियर मैजिक को देखकर कोई काउंटर स्किल तैयार कर ली है। वो सीहुन के स्मिथिंग एप्टीट्यूड को पोटेंशियली एस ग्रेड से भी ऊपर का मानती है, पर जादू पर उसकी इस गजब की पकड़ को देखकर उसे एहसास होता है कि सीहुन के मैजिकल एप्टीट्यूड को भी बढ़ाकर कम से कम ए लेवल तो करना ही पड़ेगा। इसी बीच वापस अपनी क्लास में बैठी सीहुन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि एरिका के साथ उसका बॉन्ड एस्टैब्लिश हो चुका है। वो सोचने लगता है कि क्या एरिका ने उसके और उसकी नौकर के बीच हुई उस एक तरफा लड़ाई को खुद देखा था। खैर, क्योंकि उसने एक्सट्रैक्शन के दौरान उस चमचे के डैगर से फॉर्मूला चुरा लिया था, इसलिए उसने पहले ही उसके कई सारे रेप्लिकास तैयार कर लिए थे जो आगे चलकर मुआवजे के काम आ सकते थे। भले ही वो अभी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर उसका प्लान इन्हें ब्लैक स्पिरिट थ्रेड के साथ कंबाइन करने का था। फिलहाल वो लेक्चर के दौरान काफी बोर हो रहा था, क्योंकि प्रोफेसर किम जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वो उसे पहले से ही सब कुछ पता था। आखिरकार प्रोफेसर क्लास की प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो स्टूडेंट्स के सामने मेटल के कुछ ईंटें रखते हैं और समझाते हैं कि भले ही ये मटेरियल एक जैसा है, पर माना अरेंजमेंट को बदलकर वो इसका रूप बदल सकते हैं। वो लोहे की डिफॉर्मेशन यानी रूप बदलने की कला का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए समझाती हैं कि इस वर्सेटैलिटी पर मास्टरी हासिल करना ही एक ब्लैक स्मिथ की असली स्किल तय करता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि स्टूडेंट्स को उस मेटल के असली पोटेंशियल को समझना होगा जिसे वो हैंडल कर रहे हैं। असिस्टेंट हान सभी को इंगट्स बांट देता है और प्रोफेसर किम स्टूडेंट्स को उनका पहला टास्क देते हैं। माना अरेंजमेंट को इस तरह मैनिपुलेट करो कि मेटल पर बस एक छोटा सा स्क्रैच, खरूच आ जाए। वो सबको वार्निंग देते हैं कि काफी संभल कर काम करें, क्योंकि ये इंगट्स माना को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। सीहुन इस लेक्चर को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि प्रोफेसर ने अभी तक मैजिक स्मिथिंग के पोटेंशियल को पूरी तरह से नकारा नहीं है। स्टूडेंट्स को इस काम के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनकी इंगट्स वापस अपनी असली शेप में नहीं आ रहे थे। पूरी क्लास में सिर्फ हंस और सीहुन ही इस टास्क में कामयाब हो पाते हैं। हंस इस वक्त कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी स्पीड और काबिलियत सीहुन के बराबर ही है। वो तब बेहद खुश हो जाता है जब वो सीहुन से पहले अगला स्टेप पूरा कर लेता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। प्रोफेसर किम कड़े अंदाज में हंस से डिमांड करते हैं कि वो अपने इनगॉट को वापस उसके असली रूप में लेकर आए, क्योंकि उसने अपने मैना अरेंजमेंट से मेटल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वो समझाते हैं कि ये मेटल इस डिफॉर्मेशन को झेल ही नहीं सकता, क्योंकि हंस का प्रोसेसिंग मेथड शुरू से ही बिल्कुल गलत था। वो ब्लॉन्ड लड़का दंग रह जाता है और बहस करते हुए कहता है कि उसने तो सारी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो किया था। प्रोफेसर किम उसे याद दिलाते हैं कि वो मेटल के असली पोटेंशियल को समझने में नाकाम रहा। अगर वो इस अरेंजमेंट को वापस रिस्टोर नहीं कर सकता तो ये इक्विपमेंट का डिफॉर्मेशन नहीं बल्कि उसका खराब होना है। हांस को जब दोबारा शुरुआत करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो सीहुन को खोया खोया सा देखता है और मान लेता है कि उसके राइवल ने पक्का कोई गड़बड़ कर दी है। पर ठीक उसी पल हमारा भाई सीहुन अपना अरेंजमेंट पूरा कर लेता है। प्रोफेसर किम ये देखकर इतने हैरान रह जाते हैं कि वो सीहुन से इस डिफॉर्मेशन को दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं। सीहुन बड़े अकड़ू अंदाज में जवाब देता है कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये इनगॉट्स खास तौर पर कैडेट्स के लिए एडजस्ट किए गए हैं। अगर कोई रेगुलर लोहा होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। प्रोफेसर किम ना चाहते हुए भी उसकी बात से अग्री करते हैं, पर उनका दिमाग सीधे होली फायर के सेंट यानी ली केंसे की तरफ चला जाता है, जो दुनिया के सबसे महान ब्लैकस्मिथ और इस डिफॉर्मेशन फॉर्मूले के क्रिएटर थे। वो सोचने लगते हैं कि क्या सीहुन ने ठीक उसी रिजल्ट तक पहुंचने का कोई बिल्कुल अलग और नया रास्ता ढूंढ निकाला है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर किम सीहुन को रोकते हैं और एडमिशन गिफ्ट के तौर पर उसे एक क्रिम्सन फायर जेड देते हैं।